जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज का सेट नंबर 11। 10 सेट अपलोड कर चुका हूं। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन किस तरह से हल आपको करने हैं उन सब का अभ्यास मैं आपको करा रहा हूँ। तो उसी क्रम में सेट 11 है। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं इसमें शामिल किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और इसका एंजॉय कीजिएगा मॉक टेस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या कहता है? शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, शेरशाह सूरी ये भारत में अफगान डायनेस्टी है एक तरीके से। तो आपको बताना इसके जो प्रशासनिक सुधार है उसमें कौन कौन से कथन सही हैं। उसने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी, तो ये बिल्कुल सही है। पट्टा और काबूलियत व्यवस्था क्या थी कि इसमें भूमिहीन किसानों को जो है भूमिहीनों को ज़मीन दी जाती थी खेती करने के लिए, फिर उससे लगान वसूला जाता था। तो ये एक तरीके की जो भूमि सुधार व्यवस्था थी, पट्टा और काबूलियत। पट्टा जो था उसमें हक दिया जाता था, ज़मीन का मालिकाना हक, और काबूलियत जो था वो प्रमाण पत्र होता था, स्वीकृति प्रमाण पत्र। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, इसमें अगला कथन क्या कहता है? उसने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज 32 अंक का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। शेरशाह सूरी के टाइम में सिकंदरी गज जो होता था वो 32 अंक का होता था, तो ये भी आपके सही है। मतलब कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, शेरशाह सूरी वही व्यक्ति है, वही राजा हुआ भारत में जिसने 178 ग्रेन का चांदी का एक सिक्का चलाया था। तो चांदी का सिक्का जिसको हम क्या बोलते हैं? रुपया। भारत की जो मुद्रा का आधार है ना, वो शेरशाह सूरी के द्वारा जो सिक्का शुरू किया गया था रुपया, उसी को आधार माना गया है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है। सासाराम एक जगह है बिहार में, तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये भी आप याद रखना। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी, ये भी आप याद रखना। और इसने डाक चौकियों का निर्माण करवाया, सराय बहुत सारी बनवाई थी। ठीक है, याद रखना। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन, कथन 1 और कथन 2, पट्टा और काबुलियत की व्यवस्था शुरू की थी शेरशाह सूरी ने और सिकंदरी गज चलाया था, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के दौरान 10 राज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो हुआ था पुरुषणी नदी के किनारे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पुरुषणी। ठीक है, पुरुषणी रावी नदी का नाम है, ये आप याद रखना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? गवर्नर जनरल या लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, इसके तहत सबसे पहले हमने मतलब अंग्रेजों ने कैप्चर किया था सतारा को। तो साल 1848 में महाराष्ट्र का जो सतारा था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुआ। उसके बाद में आपका संबलपुर को डलहौजी ने अपने राज्य में मिलाया साल 1849 में। उसके बाद में आपका उदयपुर 1852 में आया था, तो उदयपुर 1852 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुआ। और झांसी जो था वो 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुआ था, 1853। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर और फिर झांसी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सतारा, संबलपुर, उदयपुर और झांसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहती है? अगर किसी राजा का कोई वारिसान नहीं होता, कोई उसका पुत्र नहीं होता, तो राजा गोद नहीं ले सकता था। और इस कंडीशन में उसका जो राज्य होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा और उसको जो रेगुलेट करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। ठीक है, गोद लेने का अधिकार छीना गया था इसमें। ठीक है, याद रखना। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सतारा सबसे पहले कैप्चर किया गया था, उसके बाद संबलपुर, फिर उदयपुर और फिर झांसी। अगला प्रश्न, डलहौजी वही व्यक्ति है जिसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय रेलवे का जनक कौन है? डलहौजी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं सूरत अधिवेशन में क्या हुआ। देखो, सूरत अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस में जो था वो वैचारिक मतभेद हुआ। कांग्रेस के 2 दल होते थे, एक होता था आपका मॉडरेट और एक था आपका एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। नरम दल की मांग ये थी कि मतलब अहिंसक आंदोलन के जरिए स्वशासन की मांग पूरी कर ली जाए, जबकि गरम दल की मांग क्या थी कि लड़ो मरो कुछ भी करो और अंग्रेजों को भारत से भगाओ और यहाँ पे स्वशासन स्थापित किया जाए।
तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें कौन सा कथन आपको सत्य है? तो पहला मैं बता दूं, इस पहला कथन की बात करते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इसके क्या थे, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, तो ये भी सही है। रास बिहारी बोस जो थे ये गरम दल के थे, सॉरी नरम दल के थे, तो ये आप याद रखना। गरम दल के लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो ये सही है आपका। अगला, इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग नेहरू ने किया था, ये गलत है दोस्तों। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका गलत है। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था वो कांग्रेस में वैचारिक मतभेद होने के कारण कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुई, गरम दल और नरम दल। गरम दल में 3 लोग बड़े प्रमुख हैं, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल ये गरम दल की एक तिकड़ी है, और जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये शामिल हैं, तो ये आप याद रखना। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है इसमें अंग्रेज कामयाब हुए कांग्रेस में फूट डालने के लिए, लेकिन जब ये फूट डली तो उसके बाद दोनों दल एक साथ आए, और वो कब आए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आए थे। ठीक है, याद रखना। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहला प्रश्न है, मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? देखो, मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, मौर्य के दरबार में। फाहियान जो आया था, सॉरी हाँ फाहियान फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, और अलबरूनी महमूद गजनबी के काल में आया था। तो पहले वाला यानी कि ए जो है वो 2 से मेल खाता है, बी जो है वो 4 से मेल खाता है, यानी कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद में सी हुएनसांग है, हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया, तो सी 1 से मेल खाता है, 1 से। और डी है आपका अलबरूनी महमूद गजनबी के टाइम में आया था, तो डी जो है 3 से मेल खाता है। तो सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसने तत्वबोधिनी सभा 1839 की स्थापना की थी? दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का सामाजिक धार्मिक संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। तो ये एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, और इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये आप याद रखना। इसका एक और उद्देश्य क्या है? तो तत्वबोधिनी सभा का एक उद्देश्य यह था कि भारत में जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था भारतीय जनता का, उसको रोकना और भारतीयों को मूल रूप से हिंदू धर्म की ओर अग्रसारित करना। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, तत्वबोधिनी सभा जो संगठन था इसके द्वारा एक पत्रिका भी छपती थी, तत्वबोधिनी। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका ये किस भाषा में छपती थी? तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली पत्रिका थी। इसकी भाषा कई बार आती है एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखना। तत्वबोधिनी पत्रिका ये बंगाली पत्रिका थी, और ये बंगाल में पुनः जागरण के लिए भी अच्छा इसने काम किया, ये आप याद रखिएगा। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। यहाँ पे लिखा गया है राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। भारत में जो रेनेसा हुआ था उसके जनक कौन है? वो है राजा राम मोहन राय, और इन्होंने सती प्रथा का अंत भी करवाया था। ठीक है, बाल विवाह प्रथा के खिलाफ, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद को बढ़ावा देता है। 1828 में इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, ये आप याद रखना। और इनकी ना एक किताब बड़ी फेमस है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये किसकी किताब है, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय की। और राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ पर है? तो मैं बता दूं, लंदन में इनकी कब्र है। ठीक है, लंदन, याद रखना। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में सालाभोग क्या थी? तो सालाभोग ऐसी भूमि को कहा जाता था जो किसके लिए दान दी गई हो? शिक्षण संस्थान को दान दी गई हो, अर्थात किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि वो सालाभोग कहलाती थी। अगर पूछे ब्राह्मणों को दी गई उपहार भूमि, वो ब्रह्मदेह कहलाती थी, ब्रह्मदेह। और मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि वो थी दानादेव, तो दानादेह। ठीक है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चोल काल वही काल मतलब वही साम्राज्य है, चोल वंश वही साम्राज्य है जिसके पास एक एफिशिएंट नेवी होती थी, याद रखना। और चोल काल के संस्थापक या चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे विजयालय।
ये बहुत आता है एग्जाम में। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय, याद रखना। तो हमसे पूछा गया था सालाभोग क्या है, तो चोल काल में मंदिरों के लिए दी गई भूमि वो सालाभोग कहलाती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले से व्यवस्थित करने, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। रोलेट एक्ट जो था ये 1919 में आया था। और काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा कांड आप जानते हैं गोरखपुर में हुआ था, जिसमें गुस्साई भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी थी, और ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में होता है। किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था। इसमें जो बड़े उच्च वर्ग के जमींदार थे वो किसानों से लगान की बहुत ज़्यादा कीमतें वसूल करते थे, तो उसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था मालाबार क्षेत्र में। रोलेट एक्ट आप जानते हैं, नो वकील नो दलील का ये एक्ट है। काला एक्ट इसको कहा जाता है कि बिना वारंट के आपको किसी भी केस में फंसा के गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे और एक आपके काकोरी ट्रेन डकैती, ये लखनऊ में हुई थी, जब सहारनपुर को जाने वाली ट्रेन लखनऊ से रवाना हो रही थी, तो उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उसमें सरकारी खजाने को लूटा गया। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो था ये 1925 में हुआ। तो सबसे पहली कौन सी घटना हुई है? तो आप बताएंगे। सबसे पहले 3 यानी कि रोलेट एक्ट आया है, उसके बाद में 21 यानी कि 2, उसके बाद में आपका फिर 22 वाला यानी कि 1, और उसके बाद में फिर 4, तो 32 14 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 368 क्या है कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने अफ्रीका के संविधान से ली है, ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की। तो मैं बताऊं, आर्टिकल 368 में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो संविधान संशोधन के लिए हैं। तो पहला प्रश्न कथन देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये क्या सही है? जी हाँ। तो संविधान संशोधन के लिए किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, ये गलत है। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर जॉइंट सीटिंग का प्रावधान भी नहीं है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, जॉइंट सीटिंग भी नहीं है, नो जॉइंट सेशन, ये आप याद रखना। और दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। तो हमको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका 1 ये वाला सही है, क्या कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और दूसरा कि इसमें जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। तो इसमें 1 और 3 दोनों ही आपके कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1 और 3 कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, देखो मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हैं? तो सोवियत संघ से लिए हैं। ठीक है, याद रखना। और भारतीय संविधान में आर्टिकल है आपका 51A के तहत मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं। मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारतीयों के लिए लागू होते हैं, विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होते, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, 42वां संविधान संशोधन हुआ भारतीय संविधान में, जिसके तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया बलवंत राय मेहता समिति। आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में लागू हुई है वो किसके लिए आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति इससे जुड़ी हुई है। सरकारी आयोग आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंध की व्याख्या करता है। और संथानम समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, सही जवाब क्या था इसका? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है? तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया वो कौन सी अनुसूची में है? सही जवाब क्या होगा? चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, 5वीं अनुसूची क्या है। देखो 5वीं अनुसूची में 4 राज्य आपके दिए गए हैं, असम, मेघालय और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र में प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कौन सी अनुसूची में निर्दिष्ट है? तो 5वीं अनुसूची में है। और ये चारों राज्य आपके एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं कि 5वीं अनुसूची में कौन से 4 राज्य हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखना। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं, 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां हैं, इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। और 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है ना, ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। प्रश्न पे लौटता हूँ, कहा गया था राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विशेष अनुमति याचिका अर्थात स्पेशल लीव पिटीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 में लिखी गई है, ये आप याद रखना। इसमें क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट में किसी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 136 आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सा अनिवार्य प्रावधान नहीं जोड़ा गया था? तो क्या था? ग्राम सभा का गठन, ये जोड़ा गया है। सभी स्तरों पर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तय करना, ये भी जोड़ा गया है। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, ये नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सभी सीटों को भरना, ये सही है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी वर्गों को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है, याद रखना। और भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी होता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों मैं बता दूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति होती है उसमें भारत का प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये आप याद रखना। गृह मंत्री शामिल होते हैं, गृह मंत्री। दूसरा, राज्यसभा के सभापति ये शामिल होते हैं, ठीक है। उपसभापति आते हैं मेनली, तो इसमें मैं आपको बता दूं उपसभापति होता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता। तो ये उपसभापति होता है, ठीक है, उपसभापति। और दूसरा, राज्यसभा के उपसभापति होगा। विपक्ष का नेता हो गया आपका। विपक्ष का नेता के अलावा आपका विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होगा। तो पीएम इसमें अध्यक्षता करते हैं। और नियुक्ति में कौन शामिल नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं और गृह मंत्री शामिल नहीं होते। लेकिन गृह मंत्री तो कौन से हो गए? शामिल होते हैं। तो आपको बताना कौन शामिल नहीं होता। देखो, पीएम शामिल है, गृह मंत्री शामिल है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये सब शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता। और मैं बता दूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इस समिति की सिफारिश पे होती है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बता दूं, महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो केवल लोकसभा में शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों ये आपका कथन जो है ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है वो किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, किसी भी सदन में, आइदर हाउस, ये आप याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, तो ये भी आपका गलत है। महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है आपका। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में वोट डालते हैं, तो ये भी कथन आपका गलत है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में लिखी गई है और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना दी जाती है, जिसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। आपसे पूछा जाता है, तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे महाभियोग का प्रस्ताव संसद की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद क्या काम करती है? ये केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर समन्वय बनाती है और विकास कार्यों के लिए एक साथ काम करती है और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और भारत में जो अंतर्राज्यीय परिषद थी वो कब बनी थी? 1990 में बनी थी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में मोहरोबिक असंबद्धता, मोहरोबिक डिसकॉन्टिन्यूटी किन 2 परतों के बीच सीमा बनाती है? तो मोहरोबिक जो असंबद्धता होती है वो कौन सी परतों के बीच होती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भूपर्पटी और मेंटल, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच होती है, याद रखना, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न,
भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तो ये आप याद रखना। तिब्बत में किस नदी को सांगपो बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। और ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ लोहित है, सुबनसिरी है, दिहांग है, दिबांग है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो सबसे बड़ा द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोरोमंडल तट की जलवायु कैसी है? तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, उसमें है आपकी एएस, अर्थात यह है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, ये आप याद रखना। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो भूमध्य सागर जो है ये 21 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। और मैं आपको बता दूं, भूमध्य सागर जो है ना, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन 3 महाद्वीपों के बीच में स्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। भूमध्य सागर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित है और ये 21 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। इन 21 देशों में जैसे आपका स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, मिस्र हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया, है ना, वो सब चीज़ें, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, लीबिया हो गया। तो इस तरह से 21 देश हैं, लेकिन कहीं भी इराक अपनी सीमा भूमध्य सागर से साझा नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट पूछा था तुर्की को लेके और इजराइल को लेके, तो तुर्की और इजराइल दोनों ही भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक नहर है सुएज नहर, तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये जरूर ध्यान रखना। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, क्लियर, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था भूमध्य सागर किसके साथ सीमा नहीं साझा करता? इराक के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? परमाणु ऊर्जा केंद्र राज्य को हमें सम्मिलित करना है। कैगा परमाणु केंद्र जो है वो कर्नाटक में है, यानी कि ए जो है वो 2 से मेल खाता है। काकरापाड़ वो गुजरात में है, यानी कि बी 4 से मेल खाता है। कुड़नकुलम ये तमिलनाडु में है, यानी कि सी 1 से मेल खाता है। और नरोरा बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी 3 से मेल खाता है। सही जवाब क्या होगा आपका? 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना, ये नरोरा बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में। अगला प्रश्न, भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी ईंट के जैसे लाल रंग वाली होती है और लैटेराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा, बहुत ज़्यादा तापमान पाया जाता है, तो जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक हो, जहाँ पे तापमान अधिक रहता हो, उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है और इसमें निक्षालन की क्रिया देखी जाती है। निक्षालन मतलब लीचिंग इफेक्ट देखा जाता है। तो यह मिट्टी भारी वर्षा और तीव्र निक्षालन वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये सही है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड समृद्ध होती है, ये सही है। मुख्य रूप से गेहूं धान की खेती में उपयुक्त होती है, ये गलत है। लैटेराइट मिट्टी में आप रबर की खेती कर सकते हैं, चाय की खेती कर सकते हैं, आप काजू की खेती कर सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न फसलों की खेती आप नहीं कर सकते। तो लैटेराइट मिट्टी जहाँ पर तापमान अधिक हो, जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में निक्षालन की क्रिया से बनती है। कम उपजाऊ होती है, लेकिन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से इसमें खेती की जा सकती है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस इनकी मात्रा इसमें कम होती है। ठीक है, भारत में जो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट है, वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी देखी जाती है, ये आप याद रखना, पूछा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी फसल होती है? इसमें होती है चाय, रबर, काजू। अगला प्रश्न, सौरमंडल के किस ग्रह को विशाल लाल धब्बा कहा जाता है? आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है जो चक्रवात के लिए जाना जाता है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे में है, मिल्की वे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है आपका मरकरी, यानी कि बुध, और सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति। मैं आपको बता दूं जोवियन प्लेनेट क्या होते हैं। तो जोवियन प्लेनेट के बारे में क्वेश्चन कई बार आता है, आप बताएंगे। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लेनेट, याद रखना। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। हिग्स हैंसन मॉडल के अनुसार ISLM वक्र में IS और LM क्रम से किन बाजार संतुलन को दर्शाते हैं? तो हिग्स हैंसन मॉडल क्या है दोस्तों? सही जवाब क्या होगा? ये वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार को बताते हैं। आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और लिक्विडिटी मनी, इन दोनों के बारे में बताता है हिग्स हैंसन मॉडल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, गिफन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम का क्या अपवाद देखा जाता है। दोस्तों गिफन वस्तुएं का कॉन्सेप्ट ये स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट गिफन, उनके द्वारा दिया गया था। ये गिफन के द्वारा इसमें बताया गया कि गिफन वस्तुएं घटिया श्रेणी की वस्तुएं होती हैं। मांग बढ़ने पर इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर इन वस्तुओं की मांग घट जाती है। तो गिफन वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जो मूल्य बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी याद रखना। और ये कई बार एग्जाम में मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार आता है। गिफन वस्तुएं क्या हैं, तो वो वस्तुएं जो कीमत बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ जाती है, कीमत घटने पर जिनकी मांग घट जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न एसएससी सीजीएल स्पेशल, और ये क्लास हर दिन 9 बजे मैं अपलोड करता हूँ रात्रि में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। फिर मुलाकात होगी सेट 12 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मीट जी के पॉइंट।